टीकमराम हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के गांव साकड़ बेहर में खेती करते हैं। इनके तौर तरीकों ने इस गांव को भी नई पहचान दी है। आज आईफा की टीम नौनी यूनिवर्सिटी के पूर्व निर्देशक खोज डॉक्टर ओपी शर्मा, ठाकुर बुद्धराम और ठाकुर बलदेव वर्मा की अगुवाई में टीकमराम के खेत में पहुंची है। जैसा कि हमको बताया गया है कि टीकमराम के खेतों में सेब की 17 प्रजातियां अपने रंग बिखेर रही हैं। तो आइए जानते हैं कि टीकमराम जी से ये सब कैसे संभव हुआ। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम टिक्कमराम जी। टिक्कमराम ठाकुर वैसे पूरा नाम है। डॉक्टर साहब, आपका भी इंट्रोडक्शन दे दें सामने मेरे श्रोताओं को। मैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह, कीट वैज्ञानिक, बागवानी अनुसंधान केंद्र सेवबाग। तो टिक्कम जी, कब से शुरू किया आपने? सेब का काम तो पुश्तैनी नहीं है। पुश्तैनी है? हाँ, हमारे बाप दादा के समय से चला आ रहा है। हाँ। यहाँ का जो मैं थोड़ा जैसे इंट्रोडक्शन दूँ आपको, तो सबसे पहले यहाँ के जो आप फील्ड्स देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ जो फील्ड्स थे वो पैडी फील्ड्स थे। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ हमारे जो बुज़ुर्ग हैं कभी मक्की और गेहूँ बीजा करते थे। बदलते परिवेश के साथ जो एग्रीकल्चर का मोड बदला, एग्रीकल्चर की जगह हॉर्टिकल्चर आया। तो आज बदलते परिवेश के साथ हमने यहाँ हॉर्टिकल्चर अडॉप्ट किया। हॉर्टिकल्चर भी ये ट्रेडिशनल हॉर्टिकल्चर को छोड़कर हम जो है मॉडर्न हॉर्टिकल्चर में आए हैं, जिसे HDP कहते हैं। प्रदेश में इस HDP की आज की तारीख में काफ़ी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। कुछ यंग बागवान इसमें लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस मोड पे जाके यहाँ के लोगों की आर्थिकी बदलें, उनकी प्रोडक्शन बदलें, कैसे वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी बनाएं। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये हमारा हम भी इस वक्त इनिशियली स्टेज में है। HDP शिक्षा दीक्षा है आपकी? मेरी कोई खास शिक्षा नहीं है। मैं खेती कर रहा हूँ, यही मेरी शिक्षा है। शिक्षा के संबंध में ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा। ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। कितना रकबा है जिस पे कर रहे हैं? अभी मेरे पास लगभग ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये लगभग 2000 के करीब मेरे पास प्लांट 2000। हमने जो इसकी प्लांट डेंसिटी दी है, 1 बीघा में लगभग हमने 300 प्लांट के लगभग दिए। तो ये मान के चल सकते हैं आप कि हमारे पास लगभग 7 बीघे में इस वक्त हाई डेंसिटी है। इसके अतिरिक्त जो हमारा 15-20 बीघे में तो दूसरा प्लॉट है, वो जो ट्रेडिशनल प्लांट है, क्लोनल रूट स्टॉक में हमारे पास लगभग 7-8 बीघे में है। तो ये पौधे कितने पुराने? ये हमने ये जो देख रहे हैं आप पौधे देख रहे हैं इस बगीचे के अंदर, ये हमने 23 अप्रैल 2019 को लगवाए हैं। हाँ जी। तो अब फल देने लगे? हाँ, लास्ट ईयर भी फल दिया है, इस बार आपके सामने है। लास्ट ईयर भी दिया। क्या रही प्रोडक्शन तो पिछले साल बहुत कम रही, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन लास्ट ईयर कम रहने की वजह ये रही कि हमको थोड़ा इसको ग्रोथ लेना था। क्योंकि इसका जो मूल ऑब्जेक्टिव होता है कि ये जो प्लांट जो लग रहा है, ये छोटा प्लांट ये इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें जो है ये टेक्नोलॉजी लेबर इंटेंसिव है, पेस्ट इंटेंसिव है। साथ ही साथ इसमें जो है जो फ्रूट की हम जो मैनेजमेंट के हिसाब से इसका फ्रूट थिनिंग अच्छे से कर सकते हैं, जो कि बड़े प्लांट में करना संभव नहीं है। अच्छा। इस दृष्टि से हम इसको लगाते हैं। क्योंकि देखिए, जब हमको कंपटीशन को वर्ल्ड वाइड देखना है तो आज हर क्षेत्र में कंपटीशन जो है थ्रोट कट कंपटीशन है, दैट इज एजुकेशन और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। आप देख रहे हैं कि आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा है। हमको क्या चाहिए कि हमको सबसे पहले कि कैसे डील करें हम जो इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा है, उसके लिए ये तैयारी है हमारी। तैयारी? हाँ। हम उम्मीद करते हैं? उम्मीद नहीं, हम तो विश्वास करते हैं, उम्मीद नहीं करते हैं। क्योंकि हमको अपनी जो मेहनत है उस पर विश्वास है। जब दुनिया के देश कर रहे हैं, यूरोप कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, तो इंडियन में क्या कमी है? ये मानते हैं हम में संसाधनों की कमी है, लेकिन हार्डवर्क की कमी नहीं है। तो बहुत लोग तो बिल्कुल ही नए हैं, उन्होंने तो इस तरह का कहीं उन्होंने देखा भी नहीं होगा। चलो, नया युग बदल रहा है। खंबे लगाए हैं, क्या फायदा है? खंबे देखो जी, ये जो रूट स्टॉक मूलतः 3 किस्म के होते हैं। एक ड्वार्फ रूट स्टॉक होता है, एक सेमी ड्वार्फ होता है, एक बिगर होता है। तो जो ड्वार्फ रूट स्टॉक होता है, इससे शैलो रूटेड होते हैं। अगर इनको ये स्टेकिंग ना दे तो गिर जाते हैं। गिरने से पौधे का नुकसान हो सकता है। तो कौन कौन सी वैरायटी है? अभी हमने जिस प्लॉट में आप वैरायटियाँ तो हमारे पास बहुत हैं,
लेकिन जिस प्लॉट में आप खड़े हैं इसमें हमने मूलतः 2 वैरायटियां लगाई है, रेड डिलीशियस और गाला में काम कर रहे हैं। कितनी हाइट जाएगी इसकी? हम अनुमान कर सकते हैं कि 12-13 फुट तक जाएगी। कौन सी वैरायटी ज़्यादा मुनाफा देगी? मुनाफा तो देखो जी, जो इंडियन जो हमारी मार्केट है या इंडियंस जो हमारा टेस्ट है वो स्वीट है। तो क्या रेट जाता है? जो वेस्टर्न जो हमारा टेस्ट है वो सोअर है। तो आज का युग जो है ग्लोबलाइज, आज का युग जो है वैश्विक युग है। हिंदुस्तान में भी टेस्ट बदल रहा है। उस टेस्ट के आधार पर आज सेब को सेब समझ के नहीं लोग कंज्यूम करते, नहीं खाते। सेब को उसके जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, उसका टेस्ट है, उसका टेक्सचर है, उसको देख के खाते हैं। तो हम लोगों को जो है ग्लोबलाइज वैश्विक प्रतिस्पर्धा को कम्पीट करना होगा, तो हमको जो वैरायटी भी विश्व स्तर की चाहिए। अब आज की दौर में आप देख रहे हैं कि हमारा जो रेड डिलीशियस है उसको उतना पसंद नहीं कर रहे हैं। लास्ट ईयर की बात कहूँ मैं तो गाला पे लोग ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। हाँ, एक बार जो गाला खाता है, अगर आपने गाला खाया है, गाला सेब खाया आपने, अगर आप एक बार गाला खाएंगे तो दूसरी बार आप गाला ही मांगेंगे। हाँ, क्योंकि वो जूसी भी है, उसमें स्वाद भी अच्छा है, ज़्यादा भी खाओ। हाँ, गाला की डिमांड ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारी जो है गाला की सप्लाई दैट इज लेस देन डिमांड। अच्छा, अगर किसी चीज़ की सप्लाई डिमांड से कम है तो रेट अच्छे मिलेंगे। अच्छा, क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुश्किलें तो किसानों को बहुत ज़्यादा होती है। बीमारी के तौर पे? बीमारी के तौर पे रेड डिलीशियस में थोड़ा ज़्यादा बीमारी आता है, ये सेंसिटिव होती है। ये तो डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब तो अब आपकी सेवा के में जोड़ता है। कौन कौन सी 2 की तो इन्होंने बात बताई, तो कितनी प्रचलित है यहाँ पे? वैरायटीज़ तो वैसे हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कौन सी वैरायटी की कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा है, जिसमें फार्मर को, किसान को ज़्यादा से ज़्यादा आय हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रेगुलर बियरर है, जो हर साल जो है वो आप किसान को फसल दे रहा है, तो उसमें गाला ग्रुप का जो है वो आजकल प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों की चॉइस। हाँ, ये एक तो रेगुलर बियरर है, खाने में बहुत अच्छा है और हर साल फसल देगा, मीडियम साइज का आपको फ्रूट देगा। तो और ये जो है वो सेल्फ पॉलिनाइजर है, इसमें अपने से एक सेटिंग होती है। तो वो कोई चीज़। सबसे महंगी कौन सी जा रही है? महंगी तो वो डिपेंड करेगा क्वालिटी के ऊपर भी। वैसे लास्ट ईयर गाला के काफ़ी अच्छे प्राइस मिले हैं, 150 तक गए हैं। अच्छा। हो सकता है किसी किसान ने इससे ज़्यादा भी बेचे हों, वो डिपेंड करेगा क्वालिटी के ऊपर। कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ एरिया के लिए ये वैरायटी चलेगी, किस में ये चलेगी? हाँ, वो भी हाइट के हिसाब से रहता है, लेकिन जो आपकी लो हाइट वाली वैरायटी है वो तो आपको हर जगह चल जाती है, लेकिन जो बड़ी हाइट वाली है, जो 7,000-6,000 फीट से ऊपर वाली है, वो निचले के क्षेत्रों में नहीं चल पाती है। लेकिन आपकी जो ये आजकल वैरायटी जा रही है, स्पर वैरायटी है या गाला है, ये आपके निचले के क्षेत्रों में बड़े अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाँ जी। तो मतलब कि बेनिफिशियल कौन सी रहेगी ओवरऑल मिला करके? नहीं, हाँ, जैसे अब सबके लिए एक बात करें, पूरे हिमाचल के लिए नहीं, वो एरिया वाइज आपका डिफरेंस रहेगा। अच्छा। लेकिन फार्मर को उसी वैरायटी पे ज़्यादा जाना जो उसके एरिया के लिए सूटेबल है। जो हमारा गाला ग्रुप है, हाँ, इसमें बीमारी भी जैसे लीफ स्पॉट है, ये सारे कम बीमारियां आती हैं, अल्टरनेरिया जो बीमारी है। तो कीट प्रबंधन के बारे में बताएं कुछ? कीट प्रबंधन के बारे में भी हम इनको टाइम टू टाइम गाइडेंस देते हैं, फार्मर्स को अपनी एडवाइजरी देते हैं वीकली, दो टाइम बीच बीच में ट्रेनिंग्स का आयोजन किया जाता है। अच्छा, मतलब आम फार्मर को भी कॉल करते हैं? हाँ, सभी फार्मर्स को हम बुलाते हैं। है जहाँ कुछ ऐसा होता है या एरिया वाइज होता है? नहीं, एरिया वाइज रहता है। अच्छा। और खासकर ये जो वर्ल्ड बैंक वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें हर क्लस्टर में, हर एरिया वाइज, हाँ, उसमें हर ब्लॉक में हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं जी। तो वर्ल्ड बैंक का क्या है उसमें हेल्प जो है? एक्चुअली जो हाई डेंसिटी वाला कंसेप्ट आया, जो 2016 में ये विश्व बैंक द्वारा जो पोषित परियोजना है, हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसी के बाद ये जो हाई डेंसिटी वाला कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ हिमाचल में, उससे बहुत अच्छी चेंज आई है हिमाचल में। अच्छा। उसी के बाद लोगों ने ये हाई डेंसिटी का लगाना शुरू किया है और कुछ फार्मर्स अपने लेवल पे भी प्लांट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं और बड़े अच्छे से प्लांट कर रहे हैं। तो ऐसे फार्मर अगर टिक्कम राम जी की तरह हमारे बीच में हैं, जो एक उदाहरण है एक हार्ड वर्कर का, तो वो लोगों को भी देखने को मिलता है और लोग देखने से हमारे ज़्यादा सीखते हैं। तो ये बहुत एग्जाम्पल, इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। अच्छा, मतलब कि अब कौन सी स्टेज पे कौन सी बीमारी आने की ज़्यादा रहती है? बीमारियां ज़्यादा आपकी जब आपकी बरसात आती है, क्योंकि टेम्परेचर आपका तापमान बहुत ज़्यादा होता है और साथ में नमी का भी योग होता है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन रहता है, तो आपकी बीमारियों का प्रचलन बढ़ता है। तो आजकल का जो समय है, अब बारिशें शुरू हो जाएंगी तो उसमें बीमारियां बहुत सारी होती हैं इसमें वैसे तो,
वैसे मुख्य तौर पे आपकी जैसे अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट्स रहते हैं, मार्सोनिना आपका प्रीमेच्योर लीफ फॉल जिसको बोलते हैं, स्कैब का जैसे देखने में मिल रहा है आजकल। तो ये कुछ एक मुख्य बीमारियां हैं। कीटों की अगर बात करें तो कीटों में हमें आजकल जो देखने को मिलता है वो माइट का ज़्यादा उसमें प्रकोप रहता है। तो समाधान क्या? समाधान इनको बीच बीच में केमिकल्स बताए जाते हैं, जो भी दवाइयाँ हैं उस समय के अनुसार इनको पूरा वो बताया जाता है। अच्छा, कई लोग जो अनजानपने में जो प्रोहिबिटेड हैं, जो रोकी गई, वो भी यूज़ कर जाते हैं किसान। वो कुछ लोग चले जाते हैं दवाई वाले के पास कि वो सबसे पहला डॉक्टर उनका वही है ना, तो वो उस मतलब उसको मित्र उसमें समझते हैं। हाँ उसको ज़्यादा मित्र तो उधार समझते दे हैं। देता है। हाँ, वो उनको अपने लोकल बाजार में भी मिल जाता है। हाँ। तो वो हमारे से बड़े बाद में कांटेक्ट करते हैं जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अच्छा, कई बार ये रहता है। मतलब पानी ऊपर से निकल जाता है। हाँ हाँ, तो कई बार ये समस्या आती है। फिर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अब वो वाली बात नहीं है। अब काफ़ी सारे लोगों को पता है, वो सारे हमारे स्टेशन पे आते हैं हाँ। केंद्र पे परामर्श के लिए। मतलब आपके दिशा निर्देशों ने बहुत बदलाव लाया। हाँ, हमारे दिशा निर्देश और किसान की मेहनत दोनों मिलके जो है वो कर रहे हैं। अदरवाइज भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि जैसे हमारी आजकल जो अभी तक पीछे चल रही थी जो उत्पादन है प्रति हेक्टेयर अगर देखें उत्पादकता, तो बहुत कम है। 10-15 वो भी नहीं मीट्रिक टन भी नहीं ठहरती है। लेकिन अब जैसे जैसे हाई डेंसिटी में आ रहे हैं लोग, तो जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि हम 40-50 मीट्रिक टन तक पहुंचेंगे। वैरायटियाँ तो बहुत हैं, लेकिन आपने 2 चुनी हैं। अगर वैरायटीज़ की बात करें तो वैरायटीज़ 7500 एग्जिस्टिंग है, 2500 R&D में। अब किसान के पास इतनी ज़मीन तो है नहीं, किसान को वही करना है, किसान को मास प्रोडक्शन में जाना है। अगर मैं इतने प्लांट लगवाऊं मेरी ज़मीन में, तो मेरे पास इतनी ज़मीन नहीं है। किसान को मास प्रोडक्शन में जाना है, 1-2 वैरायटी चुननी है, उन्हीं का प्रोडक्शन करना है। ज़्यादा फर्क वैरायटियों में नहीं होता है। रेड डिलीशियस में आप दुनिया भर की वैरायटियाँ हैं, तो स्लाइटली सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। बाकी फिर किसान की मेहनत पर है। खेती में सबसे जो ज़रूरी फैक्टर है वो है मेहनत। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी बात है बतानी, चलो है तो छोटी, लेकिन ये आपने जो डिस्टेंस है कितना रखा है लाइन टू लाइन का? लाइन टू लाइन हमने 7 फीट रखा है और प्लांट टू प्लांट 1 मीटर। 1 मीटर? हाँ जी। वैसे जो यूरोप का डायमेंशन है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि हम यहाँ इंडिया में हमारी जो टेक्नोलॉजी दैट इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, वहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है। हम मैनुअल काम करते हैं, वो मशीन से काम करते हैं, तो मशीन को आने जाने के लिए उनको डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेबर पावर बहुत है। लेबर तो ये सब हटाना होता है घास ये इसके आसपास हटाना होता है, इधर नहीं, इधर काटना है इसको। काटने से इसकी जो नमी रहेगी, नहीं तो नमी इसकी उड़ जाएगी। डॉक्टर साहब, तो इंटरक्रॉपिंग हो सकती है कुछ? हाँ, इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं, इसमें काफ़ी लोग करते हैं। वो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके यहाँ की स्पेशल बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पूरे स्टडी की बात कर रहा हूँ कि कौन कौन सी इंटरक्रॉपिंग चल सकती है। इंटरक्रॉपिंग बीच में लोग दालें वगैरह लगाते हैं। हाँ, सब्जियाँ भी। तो आपने क्या क्या चलाया? हम तो दलहन और तिलहन चलाते हैं। अच्छा, विंटर में हमारा उसमें क्या मिलता है? वो जो ये दलहन के उसमें जो नीचे होता है वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन, वो तो सही है। वो नाइट्रोजन को फिक्स करके जो जड़ में नाइट्रोजन जोड़नी पड़ती है। इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट मिलता है? इकोनॉमिकली हमको राशन मिलेगा, दाल मिलेगी, खर्चे पूरे हो जाएंगे। खर्चे नहीं, वो तो अपने पेट के लिए नहीं, ये कह सकते हैं कि अगर आप जैसे इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो सेब का पूरा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, बाकी खर्चे वो पूरे नहीं इतना तो नहीं निकलेगा, इतना नहीं निकलेगा, क्योंकि पूरी जगह हम इंटरक्रॉपिंग नहीं ना कर सकते। कुछ जहाँ सनलाइट पहुँच रही है वहीं करेंगे ना इंटरक्रॉपिंग। अच्छा, सेब के बगीचे में ऐसा होता है कि हर जगह सनलाइट पहुँच नहीं पाती, क्योंकि शेड करता है ना। अच्छा, शेड की वजह से हर जगह नहीं पहुँच, जहाँ सनलाइट पहुँच रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी प्लांट है वो भोजन तो सनलाइट से ही बनाएगा। चाहे वो आपके फ्रूट का प्लांट है, चाहे वो आपका अनाज का प्लांट है, तो उसके लिए सनलाइट चाहिए। तो वहाँ जहाँ सनलाइट पहुँच रही है वहाँ कर रहे हैं। वो ड्रॉपिंग क्यों हो जाती है? किसमें? सेब में। सेब में ड्रॉपिंग तो रेड डिलीशियस में होती है, इसमें बड़ी कम होती है। सेल्फ पॉलिनेटर जो वैरायटीज हैं उनमें बहुत कम ड्रॉपिंग। हल है रोकने का हल तो इसमें प्रॉपर पॉलिनेशन हो, मधुमक्खियाँ वगैरह हो, तो उससे ड्रॉपिंग रुकती है। तो इसके अलावा कोई और मेडिसिन ड्रॉपिंग रोकने के लिए? नहीं, जैसे ये बता रहे हैं, मेन तो पॉलिनेशन का रोल है। पॉलिनेशन का
अगर उसमें अच्छी पॉलिनेशन है, आपने मधुमक्खियाँ रखी हैं अपने बगीचे में, अच्छा। तो उसमें कोई ड्रॉपिंग वाली दिक्कत नहीं आती है। कुछ सूखे के कारण होती है, ट्रेडिशनल बगीचों में होती है, लेकिन हाई डेंसिटी में वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास ड्रिप इरीगेशन का साधन है। तो नर्मदा का क्या चलता है सिस्टम? नर्मदा वही है जो कुछ मेन वैरायटीज आपकी रहती है, जैसे आप रेड डिलीशियस की बात कर रहे हैं, रॉयल की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको दूसरे वैरायटी से जो पॉलिनाइजर वैरायटी है आपकी, जैसे आप गाला ले रहे हैं, गोल्डन ले रहे हैं, तो इनसे आपको जो परागकण है वो आपके उस फूल पे जाने चाहिए, तभी सेटिंग होती है। लेकिन अब कुछ वैरायटी जैसे गाला ग्रुप है, ये सेल्फ पॉलिनाइटर है, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, तो कितना मुनाफा ले सकते हैं कलमे बेच करके? कलमे बेच के वो डिपेंड करता है। आजकल कई लोग तो कलमों का ही बिजनेस कर रहे हैं, नई नई वैरायटियों की होड़ मची है। कमाया जा सकता है? कमाने वाले तो लाखों में कमा रहे हैं। जो पुराने पौधे हैं, पुरानी वैरायटीज की उतनी डिमांड नहीं है आज की डेट में। आजकल नई नई वैरायटी चल रही है, और लोग 100 से 150 रुपए की कलम भी बेच रहे हैं। तो आज की डेट में थोड़ा सा लोगों में ये भी प्रचलन है कि आज ये वैरायटी, अगले साल दूसरी वैरायटी, तो लोगों में एक ठहराव नहीं है। कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि वैरायटीज़ का ज़्यादा वो नहीं है, वैरायटीज़ आपने सेलेक्ट कर ली तो जस्ट आपको क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है। अच्छा, एक बात कोई नई नहीं है पुरानी है, वो एक पौधे पे कई किस्में उगाते हैं, कैसे सिस्टम है? कई किस्में उगाते हैं, लेकिन वो पौधे का एक प्रॉपर शेप नहीं बन पाती है उसमें, कि हर वैरायटी का अपना अपना बिहेवियर होता है, उसमें पौधे की शेप बिगड़ जाती है। कोई किसी वैरायटी की कोई विग्रस ग्रोथ वाला है, जैसे आपका गाला है विग्रस ग्रोथ वाला है, कोई आपका कम ग्रोथ वाला रहेगा, जैसे स्पर वैरायटी है, या आपने कौन सी वैरायटी, वो डिपेंड करता है कौन सी आप लगा रहे हैं, तो वो पौधे का शेप जो है वो खराब हो जाएगा। हाँ, तो इतना बेनिफिशियल नहीं है वो बात। वो कौन एक पौधे पे बहुत सारी वैरायटीज है? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं। आप एक पौधा एक वैरायटी का लगाओ, दूसरा इम्बेलेंसेज हो जाएंगे। एक साइड को ग्रोथ अगर जिसकी ग्रोथ बिगर है, जो सेमी स्पर में है या जो स्पर में है, उनका तीनों का डिफरेंस आएगा ग्रोथ में। स्पर छोटा रहेगा, सेमी स्पर थोड़ा ऊपर जाएगा, जो बिगर है वो खींचता चला जाएगा। कंपटीशन होगा ना। अब आपको ऐसे है कि 3 बंदे बैठे हैं, मैं थोड़ा कम भोजन खाता हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, ये और ज़्यादा खाते हैं, तीनों खाने बैठे तो ये तो सारा भोजन खा जाएंगे हमारा, तो वो वैरायटी सारा भोजन खा जाएगी उसकी, वो तो दूसरों को मार देगी। अच्छा, एक मुंडिया रुझान आया है नीचे की तरफ भी, लोग जो हैं आजमाना चाहते हैं, तो कई लोगों का कहना है कि नहीं हो सकता, कई लोग कहते हैं कि नहीं हम करके दिखाएंगे, तो क्या है? 2014 में मैं हरिमन शर्मा जी के बगीचे गया था। उस दौरान कुछ प्लांट फ्रांस से आए थे, ये रेड डिलीशियस में सुपर चीफ के आए, तो अखबारों में खूब सुर्खियां आई। वो नई बात पकड़ते हैं ना, तो हम चले गए देखने। हमको तो पहले ही पता था कि प्लांट की जो चिलिंग आवर्स वो वहीं पूरी हो गई है जहाँ से वो इम्पोर्ट किया, तो 4-6 सेब लगे होते, देखने गए तो उन्होंने दिखा दिए। हमारा अतिथि सत्कार भी उन्होंने किया। जब गए तो उनके पास जो उनकी वैरायटी हरिमन कुछ करके उनकी हरमन कुछ करके उनकी वैरायटी है। जब उन्होंने उनके घर गए, चाय पाए पिलाया, तो आते वक्त उन्होंने हमारे को जो 4-6 सेब दे दिए। अच्छा। जैसे हमने गाड़ी में रखे, हम यहाँ भी नहीं पहुंचे थे, क्या कहते हैं अपने बीच में एक स्टेशन पड़ता है, मंडी के आसपास पड़ता है एक स्टेशन, वहाँ भी नहीं पहुंचे थे, तो जैसे वो आलू की तरह दागी हो गए। अच्छा। वैरायटी नो डाउट सेब होंगे, लेकिन उनकी कीपिंग क्वालिटी नहीं होगी। वो सब्जी की तरह आज आपने हार्वेस्ट किए तो दूसरे दिन उनको मार्केट में बेचना पड़ेगा, और तीसरे दिन कंज्यूमर को कंज्यूम करना पड़ेगा। जो जिस चीज की एटमॉस्फेयर चाहिए उसी को भाती हो। उल्टी गंगा बाणा, चलो रिकॉर्ड तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे पड़ोस में सूद साहब है, उन्होंने कुल्लू में आम उगाया। आम ऐसा उगाया कि आम छोटा गुठली बड़ी, उसका वो कोई इकोनॉमिकली उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, ऐसा है कि भाई रिकॉर्ड हो गया कि कुल्लू में आम उगाया। और तो हिंदी में काव्यत्व तो है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने चिलिंग आवर चाहिए? चिलिंग आवर्स हर वैरायटी के अलग अलग हैं। कितने? 2 जैसे हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी थी जो रॉयल चलती थी, तो उसमें आपको 1400-1500-1600 घंटे तक चाहिए थे चिलिंग आवर्स। अच्छा। लेकिन आज का जो आपकी गाला है, इसको आपको 900-1000 घंटे चाहिए। अच्छा। स्पर वैरायटीज है, और कई वैरायटीज है, जैसे अन्ना है, लो चिलिंग आप जैसे बोल रहे हैं, प्लेन्स वाली जो है हरिमन वैरायटी है, इनको बहुत कम चाहिए होते हैं, इनको 200-300 से काम चल पड़ता है। तो सबकी अपनी अपनी सबसे ज्यादा किसको चाहिए चिलिंग आवर? कौन सी ब्रीड? सबसे ज्यादा तो इन्हीं को, रॉयल वाले जो है। हाँ। तो बड़ी समस्याएं आती हैं खेती में, आपको भी बड़ी आ रही होंगी, तो सरकार के सहयोग के बिना सुलझ नहीं सकती, तो क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी समस्या जैसे हिमाचल प्रदेश की जो हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी है, कहते हैं कि 4,500 करोड़ रुपए की है,
हम मानते हैं कि प्रदेश सरकार या यहाँ के फार्मर्स को जो फ्रूट का कॉस्ट 4,500 करोड़ रुपए मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ जो मेरा विच इज़ माई ऑन एक्सपीरियंस, वो ये है कि जब हमारा कोई, जैसे ये सेब है, ये गिर जाता है या सड़ जाता है, थोड़ा सा सड़ जाता है, अब ये मान लो 5% ये सड़ा हुआ है, अब ये गिर जाता है तो हमारा किसान मानता है कि ये 100% जो ये डेप्रिसिएट हुआ है। हम मोटा मोटी आकलन कर सकते हैं कि प्रदेश के अंदर 5 to 10% जो सेब है वो हमारा डेप्रिसिएट होता है। वो 100% डेप्रिसिएट नहीं है, उसमें हो सकता है मार्जिनल डेप्रिसिएट है, वो 5%, कोई 6%। तो उससे जो है अगर जो 5% डेप्रिसिएट सेब है, अगर सरकार यहाँ हिमाचल के अंदर इस तरह के फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स खोलें, जो सेब हमारा 10% डेप्रिसिएट है, 90% जो सेब बचा उसके हम चिप्स निकाल सकते हैं, अच्छा, उसके हम जैम बना सकते हैं, उसका फ्रूट जूस बना सकते हैं, उसका वाइन भी बना सकते हैं। तो ये सरकार के लिए भी अच्छा होगा और बागवानों का जो खर्चा है पूरे बगीचे का वो उससे ही निकलेगा, जो कि मिट्टी में जाना है। वाइन के बिना काम नहीं चलेगा। नहीं, सड़ा हुआ सेब का हम वाइन निकालेंगे।